अब साउंड प्रॉपर है? चलिए आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट जो लोग पूछ रहे थे, तो 6 जून से आपका लगातार कंटिन्यू 2-2 दिन गैप करके आपका होगा फुल लेंथ टेस्ट। आपको मॉर्निंग में लिंक दे दिया जाएगा और आपको किसी टाइम पे जब भी टाइम मिले तो रात तक में आपको बना लेना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ही होगा और जब आप उसको सबमिट करेंगे तो उसमें आपको सॉल्यूशन रैंक सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आज का जो मेन रूप से हम लोग पढ़ेंगे, तो मेन रूप से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेशन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी को ऑलरेडी अच्छे से कवर कर लिया था और जब थ्योरी हो चुका है अच्छे से तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में अब कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फिर हम पहले ये आपका बेसिक जो एनसीईआरटी आधारित जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, फिर एससीईआरटी का करेंगे, जो स्टेट में जो आप 9th-10th के बुक से लिया गया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको करेंगे, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोनों सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निश्चित तौर पे आज के सेक्शन से जो भी सेशन होगा, आज का सेशन जो भी सेक्शन हम कराएंगे उससे कम से कम तो 10 से 15 क्वेश्चन तक मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे 10 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो निश्चित तौर पे यही सब क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इसीलिए हमने ऑलरेडी जो है पूरा थ्योरी कवर करवा दिया है, क्योंकि अब आपको समझ में पूरे अच्छे तरीका से आएगा, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आवाज प्रॉपर जा रही है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अलवर्दी खान ने किया था। उसने बोला था कि अगर इसको ना छेड़ा जाए तो शहद देगी यूरोपीय अंग्रेज को, अगर इसको छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेगी। तो यह कथन जो है बंगाल का नवाब था उस समय अलवर्दी खान, उसी ने दिया था। तो ये याद रखिएगा, एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी हमने बोला था आपको कि यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह कथन जो है अलवर्दी खां का है, इसी ने बोला था। ये तो हमने पूरा करवा ही दिया था। चलिए, ऑब्जेक्टिव का था मॉडर्न। हाँ, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो ये याद रखना है आपको कि किसने कहा था, तो अलवर्दी खान ने कहा था। क्या कहा था कि अगर यूरोपीय लोगों को नहीं छेड़ा जाए तो ये मधु देंगे, अगर छेड़ा जाए तो ये ऐसे मधुमक्खी है जो काट के मार डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का कथन अलवर्दी खां का था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से डिडूगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था। और फ्रांसीसी सेना के साथ ये मिल करके भारत में जो भी संगठन, जो भी सेना का जो है संगठन बना रहा था, जिसका कि अंग्रेजों ने विरोध किया था। और आपको पता ही होगा कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में कर्नाटक मैसूर का जो युद्ध होता है, चौथे मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मारा भी जाता है, उसी के पिता का नाम रहता है हैदर अली। ठीक है, तो किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? तो हैदर अली। चूंकि फ्रांस भी अंग्रेजों के ही दुश्मन थे, चूंकि फ्रेंच और जो अंग्रेज लोग थे उसमें बनता नहीं था व्यापार को लेकर के, तो दोनों एक दूसरे का एंटी करते थे। तो यहाँ पर जो हैदर अली था वो किसके साथ मिल करके, फ्रांसीसी सेना के साथ मिल करके एक डिडूगुल में आधुनिक जो है शास्त्र नगर की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए, अभी यहाँ पे आपका सारा कलर किया हुआ है, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं, बस एक बार अच्छे से सुन लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम जो गवर्नर था वो था आपका मुर्शिद कुली खां, ये याद रखना है। उसके बाद
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किया गया। तो आपको पता होगा कि प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में लॉर्ड क्लाइव और किसके के बीच में होता है, तो सिराजुद्दौला के बीच में है। और जहां पर कि मीर जाफर जो कि इसका सेनापति रहता है वो लॉर्ड क्लाइव की तरफ मिल जाता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। और यहाँ पर 1 घंटा में ही युद्ध का निर्णय हो गया था। सिराजुद्दौला जान बचा के भागता है, लेकिन आगे चल करके यही इसका जो मीर जाफर का ही मौसेरा भाई रहता है उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिराजुद्दौला को अगर उसका सेना नायक मीर जाफर यहाँ पर गद्देदारी नहीं करता तो अभी भारतीय इतिहास कुछ और रहता। लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव के साथ जो युद्ध होता है वो आपका प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और यही निर्णायक युद्ध हो जाता है अंग्रेजों के लिए। और इसके बाद ही आगे चल करके फिर आपका बक्सर का युद्ध होगा 1764 में, जिसमें मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का जो नवाब थे शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना लड़ती है। फिर भी ये तीनों संयुक्त सेना लॉर्ड क्लाइव की सेना जो अंग्रेज की सेना उससे हार जाती है। फिर आगे चल करके 1765 ईस्वी में आपको पता होगा कि इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत दीवानी व्यवस्था जो टैक्स वसूली करने का था, जो राजस्व वसूली करने का था वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था देखरेख का जो है वो बंगाल के नवाब के पास ही रहता है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था ये भी हमने पूरा थ्योरी में बता ही दिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सारा थ्योरी हमने पढ़ा दिया। अब आप लोग को उतना जब थ्योरी में आपने पढ़ लिया है तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता था कि आप एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लिए तो शुरुआत से कई लोग सर ऑब्जेक्टिव कब होगा, ऑब्जेक्टिव कब होगा, लीजिए अब ऑब्जेक्टिव ही आपको मैं करवाऊंगा। अब देखिए, ठीक है, तो थ्योरी हो गया तो ऑब्जेक्टिव कैसा भी रहेगा बन ही जाएगा। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, तो आपको पता ही था और हमने बताया भी था। मीर जाफर का दामाद का नाम था मीर कासिम। ठीक है, पहले मीर जाफर बनता है, लेकिन वह जब अंग्रेजों की मनोकामना को पूरा नहीं कर पाता है तो अंग्रेज लोग मिलकर उसी के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाते हैं। मीर कासिम यहाँ चालाकी से बैठ तो जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी तैयारी करने लगता है और उसने मुर्शिदाबाद से, बंगाल से, बांग्लादेश जो अभी है वहां से अपनी राजधानी उसने कहाँ बना लिया था, मुंगेर में। और वहां पे गन फैक्ट्री, बारूद फैक्ट्री, ये सब का निर्माण करके अपना हथियार तैयार करने लगा था। और अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी तो फिर आगे चल करके जो है दोनों के बीच में युद्ध होता है, आपका बक्सर का युद्ध, जिसमें कि संयुक्त सेना मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला तीनों हार जाती है। और फिर अंग्रेज अब जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत पूरे दीवानी व्यवस्था के मालिक हो जाते हैं, टैक्स वसूली करने लगते हैं। अब आ जाइए, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। देखिए 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस जनजातीय के, वही होगा, देख लेते हैं इसका, किस जनजातीय के संपर्क में आए थे, तो वो जनजाति थे खासी। खासी जनजाति था। ठीक है, गारो खासी जैसे होता है ना, गारो खासी जयंतियां, ये सब जनजाति है, तो खासी जनजाति। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो ये याद रखिएगा लाहौर। तो सिख धर्म से जुड़े हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह, ये लाहौर में शासन किए थे। ठीक है, तो उनकी राजधानी ही लाहौर थी, ये याद रखिएगा, सिंध प्रांत में। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन किया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रणजीत सिंह ने जो सुप्रसिद्ध हीरा जो प्राप्त किया था वो किससे किया था, तो कोहिनूर वाला हीरा जो है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, और वही किसके सिंहासन में था, तो आपको पता होगा किसके सिंहासन में था, शाहजहां के सिंहासन में था। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें चारों ऑप्शन बताने से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको हम सॉल्यूशन जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन बताएंगे तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो महत्वपूर्ण चीज है उसको पे फोकस करना है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी सारा थ्योरी में बता रखा है अच्छे से, तो यहाँ पर मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब एक एक पॉइंट्स को करना, और मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन
सा एक सत्य नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक, तो देखिए ये अभी चैप्टर जो सिख धर्म वाला है ये अभी आपका हमने नहीं करवाया था। हमने मेन रूप से जो है यहाँ से शुरू किया था, फ्रांसीसी गवर्नर से लेकर के उधर आपका पुर्तगाली से हमने शुरू किया था। ये आपका टॉपिक जो है पंजाब में जो सिख का जो साम्राज्य रहता है, रंजीत सिंह वगैरह जो है, दिलीप सिंह, रंजीत सिंह, ये अभी आपको हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी शासक किसके में हुई थी, तो लुई 14वां के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो पिछले ही क्लास में हमने बताया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई थी, कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के ही शासनकाल में आया था, ठीक है। अब इसको कहिएगा शाहजहां को समझाइए, औरंगजेब को समझाइए, अकबर को, इसको क्या समझाना, इसको हमने ऑलरेडी समझा दिया है। निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम, ठीक है, तो आपको हमने पिछले ही क्लास में बताया था कि सर्वप्रथम सूरत में कोठी अंग्रेजों ने ही खोला था, ठीक है। किसने खोला था, तो अंग्रेजों ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ, तो उस समय लॉर्ड क्लाइव ही थे, जो कि इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का नवाब रहता है, तो ये इस क्षेत्र का पूरा जो दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों को मिल जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया, तो थॉमस बेस्ट। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको याद ही करना पड़ेगा। प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो कहां पे स्थित है, तो वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने, तो ये तो आपको पता ही है, बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ वो सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, जिसने अंग्रेजों की नींव डाल दी, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त सेना जो थी, मीर कासिम हो, साथ साथ शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ये तीनों हार जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ, अंग्रेजों को पैठ बना दिया और दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों को मिल गई। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, चूंकि पहले मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम को बनाया गया, और फिर दोबारा अंग्रेजों ने मीर जाफर को ही बना दिया था। तो जिस समय इधर बक्सर की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय, ठीक है, उस समय मीर जाफर ही बंगाल के गद्दी पे बैठा हुआ था, तो ये याद रखना है। सिंध पर जो है ब्रिटिश ने कब कब्जा किया, सिंध प्रांत पे, तो 1843 ईस्वी में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए, तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय की। तो मराठा साम्राज्य भी है आपका। तो ये सब हमने अभी चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ाया था, मॉडर्न हिस्ट्री, चूंकि आपके बीपीएससी के सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के ही ये पार्ट हैं, लेकिन हमने आपको सिख हुआ, मराठा हुआ, ये अभी दो टॉपिक अभी हमने नहीं करवाया है। बस ये याद रखिएगा कि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। फिर मैं अभी आपका 2-3 लेक्चर जो बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसके तहत मैं आपको समाज सुधार आंदोलन करवाऊंगा, फिर आपका जो मराठा और आपका जो सिख, ये सब जो अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ है, ठीक है, तो ये आपका 2-3 टॉपिक आपका रह गया है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये बाजीराव द्वितीय कौन थे, छत्रपति शिवाजी कौन थे, तो ये सब मराठा साम्राज्य के हैं। तो बसीन की संधि ये याद रखना है आपको, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। एक मूवी आया था बाजीराव सिंघम, ठीक है, आपने अजय देवगन का देखा होगा, तो वही बाजीराव द्वितीय है। सिख राज का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप सिंह, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और हैदर अली ही किसका पिताजी है, तो टीपू सुल्तान के पिता का ही नाम था हैदर अली, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोव के युद्ध में हराया था, तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को हराया था उसका नाम था सर आयरकुट। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, तो टीपू सुल्तान ने ही, ठीक है, जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास बनाए थे, खास करके फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस के साथ इसका अच्छा संबंध था, तो टीपू सुल्तान याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रांसीसी तर्ज पे ही उसने अपने सैन्य संगठन को भी संगठित किया था। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता,
और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ऐसी बात नहीं है। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, इसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में दिवंगत भी हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चतुर्थ जो एंग्लो मैसूर युद्ध होता है इसमें टीपू सुल्तान मारा भी जाता है, मतलब शहीद हो गया लड़ते लड़ते, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंगल नेपाल युद्ध। तो यहां पर सुमेलित आपको पूरा ये जो भी युद्ध हुआ है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में एंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो ये पूरा मराठा जब पढ़ाएंगे तभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, यहां से फिर आपका बनेगा, निम्नलिखित में से कौन रैयतवारी व्यवस्था। तो ये आपको हमने बताया था, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों थे आपके रैयतवारी। अभी हमने परसों ही बताया था, रैयतवारी व्यवस्था, भूमि अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा और आपका महालवारी प्रथा। तो जिसमें हमने बताया था आपको अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों ने भारत में रैयतवारी यानी रैयत किसानों को ही यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स वसूली किसानों से ही किया जाता था रैयतवारी व्यवस्था में। तो ये यहाँ पे दोनों को याद रखना है। किसके शासन में अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो ये तो आपका सबसे पहला लाइन ही था, हमने बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये सब सारे नोट्स में है। हाँ, सिख और जो आपका मराठा वाला है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, वो आपका रह गया है। क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन था तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन को ही लिया था। ठीक है, और उससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट था वो एक दो टॉपिक मराठा और सिख वाला छूट गया, इसीलिए आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रहा होगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो आपको पता ही है कि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों की ही भूमिका थी और जमींदारों के द्वारा ही जो है 10/11 भाग जो है अंग्रेजों को दिया जाता था और 1/11 भाग जो है जमींदारों का बनता था। तो ये जो जमींदारी प्रथा है अस्थाई बंदोबस्त, उसमें जमींदारों के साथ ही यहाँ पर क्या किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको कब लागू किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एकदम अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू हुआ, कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। ठीक है, जिन लोगों ने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले आप जो रिकॉर्डेड सेशन में सारा वीडियो है हमने मॉडर्न हिस्ट्री का करवाया है, 1 बाय 1 करके देख लीजिए। ठीक है, तो लगभग 80% क्वेश्चन इसका बन जाएगा, 20% वही नहीं बनेगा जो चैप्टर हमने पढ़ाया ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री है तो 1-2 चैप्टर का है। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा है। तो उसमें हमने मराठा और सिख वाला केवल नहीं बताया था, ठीक है, और कर्नाटक मैसूर युद्ध वाला। तो ये 2-3 टॉपिक आपका रहता, तो एक दिन आएंगे तो ये मराठा, सिख और जो कर्नाटक युद्ध हुआ है वो हम अच्छे से आपको कवर करा देंगे, जिससे जो आपको ऊपर में जो समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाद बाकी इधर जो है आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से और आप लोग खुद बना सकते हैं। थॉमस मुंडो ने भू राजस्व बंदोबस्त जो किया था उसका नाम था रैयतवारी व्यवस्था, जिसमें रैयतों यानी किसानों को ही डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, किसानों से ही। मद्रास के रैयतवारी बंदोबस्त जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो मुनरो के द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया था? तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवारी जो व्यवस्था जो लागू किया था और सबसे ज्यादा रैयतवारी व्यवस्था ही लागू किया गया था। ठीक है, 51% भाग में, 19% में जमींदारी बताया था, 51% में आपका क्या था? रैयतवारी, और आपका 30% में क्या था? तो वो आपका महालवारी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ज्यादा किसमें था? तो रैयतवारी में ही था, और मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह भी हमने बार बार चर्चा किया। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब भी लिखा था 1868 ईस्वी में, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार से भारतीय किसानों का, व्यापारियों का शोषण कर रहा है अंग्रेज, और यहां से जो धन संपदा जो है ब्रिटेन पहुंचा रहा, दोहरी शोषण कर रहा। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, ऐसे एक आपका आर्थिक किस प्रकार से व्यापारिक गतिविधि किया है वो भी आपका क्लास हमने नोट्स दे दिया है।
जैसे आपका एक क्लास इसका भी रह जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, समाज सुधार आंदोलन, धार्मिक समाज सुधार जो हुआ है, चाहे राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका रह गया है। और आपका ये टॉपिक दादा भाई नौरोजी के बारे में तो हमने इकोनॉमिक्स में भी चर्चा कर दिया था। अब देखिए ये सब आपको अच्छे से पता होगा। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेन रूप से मेरठ से ही आरंभ हुई थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो याद रखना है मेरठ। उसके बाद है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 1857 का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। देखिए टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी अलग टाइप के क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा यहाँ कुछ अलग टाइप का। एक ही टाइप का जब क्वेश्चन दूंगा तो सीमित हो जाएगा ना आपका, तो इसीलिए आपका जो ऑनलाइन टेस्ट में है वो अलग क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको अलग करवाता हूँ। ऑनलाइन तो आप कर ही रहे हैं खुद, ठीक है, वो भी कीजिए, ये भी कीजिए, और जो थ्योरी है वो पढ़िए, बस आपका समग्र हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा कि 1857 की क्रांति में जो सिपाही सब पार्टिसिपेट किए थे, तो सबसे ज्यादा वहां पे सिपाही कहाँ के थे? तो अवध के थे, क्योंकि अवध में ही किसानों की स्थिति ज्यादा खराब थी। और सिपाही किसके पुत्र होते हैं? तो जनरली किसान के होते हैं। तो यहाँ पे अवध से सैनिकों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था और मेरठ में यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हुई। 1857 में क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये याद रखिएगा, तात्या टोपे का। तात्या टोपे का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तात्या टोपे का ही नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। नाना साहेब के बारे में जानते होंगे, कानपुर से इन्होंने लड़ा था और इन्हीं का सेनापति था तात्या टोपे। मंगल पांडे के बारे में भी आपको पता ही होगा, सबसे पहला जो शहीद हुआ 1857 की क्रांति में सिपाही, वो मंगल पांडे ही था। चर्बी वाला कारतूस हमने शुरुआत में ही बताया था। कुंवर सिंह एक जमींदार थे जिन्होंने बिहार की तरफ से आरा भोजपुर से अंग्रेजों का विरोध किया था, और यही आगे जाकर के तात्या टोपे और कानपुर में जाकर के नाना साहेब के साथ मिल करके अंग्रेजों को हराते भी हैं। और फिर लास्ट में इनकी भी कह सकते हैं कि गोली लगने के कारण जख्म से इनकी मृत्यु हो जाती है। और बिहार के 1857 की क्रांति में इनका विशेष योगदान है। तो ये भी क्वेश्चन, ये सब हमने अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और बन भी रहा होगा आप लोगों से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? तो ये याद रखिएगा, ग्वालियर का सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों, एक अंग्रेज अधिकारी है वो बोलते भी हैं, अगर ग्वालियर के सिंधिया परिवार के घराना नहीं होता उस समय तो उन्होंने बोरिया बिस्तर समेट लिया था, यानी उनको जाने का बोरिया बिस्तर समटा गया था कि अंग्रेज 1857 में ही भारत छोड़ देते। लेकिन ये जो है ग्वालियर के सिंधिया परिवार आज भी राजनेता है वो लोग, ठीक है, कांग्रेस या बीजेपी कभी मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। तो आज भी इनके परिवार के लोग नेता हैं, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को समर्थन दिया था, इन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया था, ये याद रखिएगा। तब तो 1857 की क्रांति। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो 1857 की क्रांति में सेना ने ही मेन रूप से पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब वो इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति में जितने भी नेता थे या जो भी थे सब अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे थे, और जो जन सामान्य था मध्यम वर्गीय इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, यानी जो मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये याद रखिएगा आप लोग। 1857 के समय में जो गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे, और भारत के प्रथम वायसराय भी यही बनते हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग 1858 में। और यही गवर्नर जनरल का पद ही, ठीक है, 1858 में क्या हो जाता है? वायसराय का पद हो जाता है, और भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बनते हैं, ये याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टम। ये सब आपके नोट्स में भी अच्छे से क्लियर करके लिखा हुआ था, बस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो सबसे पहला तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तो सबसे ज्यादा इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता, ठीक है, हिंदू, तो जमींदार तो यहाँ पॉजिटिव रूप से ही, तो ये तो होगा नहीं,
ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी ये भी नहीं था, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र तक होना ये भी नहीं। तो मेन रूप से इस मुख्यतः क्या कारण था, तो इसमें एक सबका एक योजना नहीं था, सब अपना अपना अलग अलग लक्ष्य से लड़ रहे थे। जैसे झांसी की रानी लड़ रही थी अपने दत्तक पुत्र के लिए, जो फिर वहीं पे नाना साहब का पेंशन बंद था। यही नाना साहब जो थे बाजीराव द्वितीय के ही घराने से हैं, मराठा के ही थे, ठीक है। तो उनका भी पेंशन बंद था, इसलिए वो लड़ रहे थे। फिर वीर कुंवर सिंह की जमींदारी नीलाम हो गई थी, उसके लिए लड़ रहे थे। तो सब अपने अपने लक्ष्य से लड़ रहे थे। सेना जो है अपने वेतन और अपने जो डिमांड है उसके लिए लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुख्य रूप से समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। उसी के कारण से 1857 का विद्रोह असफल रहा था। मेन कारण यही था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? उसका नाम है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। इसने बोला कि यह एक हिंदू मुस्लिम का क्या है, यह 1857 के विद्रोह क्या है, एक षड्यंत्र था, ठीक है। तो यह किसने बोला है? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अब देखिए 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? यह क्वेश्चन पिछले बार भी बीपीएससी में पूछा गया था। तो वीडी सावरकर ने ही 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो ये याद रखिएगा। बस अच्छे से सुनते जाइए एक बार, क्योंकि आप लोग कई दिनों से बोल रहे थे सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए। लेकिन मेरा विश्वास बीपीएससी खास करके एग्जाम में थ्योरी सेक्शन पे ही होता है और थ्योरी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से इस टाइप के आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। ये सब आपको अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है, केवल आप लोग पढ़िए। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फरके ने। रामोसी कृषक जत्था था, किसानों की एक संगठन थी। तो वासुदेव बलवंत फरके याद रखिएगा। वेलुपंथी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया था? तो केरल में किया था। ये याद रखना है आपको, केरल में। मानव बलि प्रथा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव बलि, उड़ीसा में एक खोंड जनजाति के लोग थे। वो क्या करते थे कि वहां पे जो भी हिस्ट पुष्ट या पढ़े लिखे लोग होते थे तो उनको बलि दे दी जाती थी और उनका मानना था कि अगर इनको बलि दिया जाएगा तो सभी लोग वैसे ही बन जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कुरीति था। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली जनजाति कौन थी? तो खोंड। ये लोग क्या करते थे, अपने समाज के जो भी हिस्ट पुष्ट पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे उन्हीं को बलि चढ़ा देते थे, ठीक है। तो इनको लगता था कि इनके बलि चढ़ाने पर हम लोग सब वैसे ही बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है वहां पर कुरीति था। लेकिन जब अंग्रेजों ने खोंड प्रथा को समाप्त किया तो वहां की जनजाति, खोंड जो जनजाति के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे विरोध किया था बहुत ज्यादा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा, तो ये तो हमने बताया ही था। जनजातीय आंदोलन को हमने बहुत ही ढंग से अच्छे से बिरसा मुंडा, संथाल जो आपका है, सिद्धू कानू चांद भैरव, सबके बारे में अच्छे से बता रखा है। बस ये याद रखिएगा कि जिस आदिवासी नेता को धरती आबा कहा जाता है वो कहा जाता है आपको बिरसा मुंडा को। अति महत्वपूर्ण है बिरसा मुंडा के बारे में। जनजातीय आंदोलन 1899 1902 में इनकी मृत्यु हो गई हैजा से, ये याद रखना है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता तो जदुनांग, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के विचारधारा से सत्य अहिंसा नमक सत्याग्रह ये सब से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। कौन? तो जदुनांग। तो ये याद रखना है आपको। पागलपंथी, ये अति महत्वपूर्ण है। ये आपका बंगाल में हुआ था पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। स्थापना पागलपंथी एक पंथ था जो जिसकी स्थापना करम शाह ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले मेजर बारो को हराया था, ठीक है। किसने? तो संथालों ने। तो ये सब आप जब संथाल विद्रोह पढ़ाए थे उसके नोट्स में आप देखिएगा ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे से। फेराजी कौन थे? तो फेराजी जो थे वो हाजी सरीतुल्लाह के अनुयायी थे। कोल विद्रोह, ये याद रखिएगा। कोल विद्रोह के जो 1831-32 में हुआ था, हमने बताया था नहीं, एक ट्रिक भी बताया था, चोकर भुस्सा खा गए मुंडा तुम्हारा, ठीक है। चोकर भुस्सा खा गया मुर्रा तुम्हारा। तो ये याद रखने के लिए हमने चेरो, फिर कॉपर, कोल 1831-32
हमने बताया था उस समय कोल विद्रोह के बारे में। तो वहां पे बुद्धो भगत ने यहाँ पर जो है नेतृत्व किया था। बघेरा का युद्ध जो हुआ है बड़ौदा में हुआ है। बघेरा का युद्ध कहाँ पे हुआ है? बड़ौदा। रामकृष्ण मिशन आपको पता ही होगा। रामकृष्ण मिशन जो है, ऐसे भी गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, किसके गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। और 1893 में शिकागो गए थे और वहां पे भाषण दिया था, जो धर्म सम्मेलन था, और वहीं से जो है पूरे विश्व में जो है भारत का पहचान बना विश्व गुरु के रूप में। तो ये भी याद रखिएगा, 1893 में गए थे कहाँ? शिकागो। और यहाँ पे 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इनके गुरु भी थे। और कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको, ये चूंकि ईश्वर भक्ति में लगे हुए थे, तो देवताओं का दर्शन जो है, माँ काली का दर्शन इन्होंने करवाया था। किसको? तो विवेकानंद को। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन कभी नहीं हो सकता? वो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अब प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना आत्माराम पांडुरंग। कई बार यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद सत्य शोधक समाज के संस्थापक, गुलामगिरी पुस्तक भी लिखा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ज्योतिबा फुले, जो कि अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। माली जाति से जुड़े हुए थे और इन्होंने अत्यंत पिछड़ी जो जाति है, ईबीसी जिसको बोल सकते हैं आप, तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र का एक जाति, देखिए गुजरात में एक मंदिर प्रवेश का आंदोलन नहीं था, पंजाब का ये था कहां का? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी और पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन था। ये जो पिछड़े वर्ग थे लोग, ठीक है, उनके उत्थान के लिए था, ये याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसके कहा जाता है? ये तो आप लोग को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग जानते होंगे। अभी समाज सुधार आंदोलन सोचा था कि हमने आज जो है वही थ्योरी पढ़ा दूं, लेकिन फिर कई लोग लिखते रहते सर ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो आपके हिसाब से भी हमको चलना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं तो आज सबसे पहले हम आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सेक्शन 2-3 क्लास था वो करवा के ही करवाते, लेकिन कई लोग मतलब इतना परेशान हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, इसीलिए मेरी मजबूरी हुई कि हम आपको आज पहले आपका ऑब्जेक्टिव ही ले लिए, क्योंकि ये सब जब पढ़ा देते तो आप लोग अच्छे से जानते राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित जो प्रथम संस्था था, ठीक है, वो था आपका आत्मीय सभा। ठीक है, वो क्या था आपका? आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो वो राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख? तो वो था आपका चार्टर अधिनियम 1813। उसके बाद ही आप देखिएगा 1835 ईस्वी में मैकाले की शिक्षा घोषणा आती है। और 1813 का जब हम पॉलिटी में पढ़ा रहे थे संवैधानिक विकास का इतिहास, तो उसमें हमने बताया था कि 1813 में जितने भी यहाँ पे व्यापार को स्वतंत्र कर दिया गया था और जो भी ईसाई मिशनरियां थी उसको यहाँ पे धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी। ठीक है, और साथ साथ जो है केवल चीन के साथ व्यापार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, चीन और चाय का व्यापार, बाद बाकी सबके लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो इसी के तहत जो है आपको 1 लाख रुपया का शिक्षा के पीछे खर्च करने की बात भी की गई थी। तो ये भी अति महत्वपूर्ण है। हंटर कमीशन, ठीक है, तो ये सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हंटर, ऐसे भी हम जब ब्रिटिश जो कालीन जो शिक्षा नीति के बारे में जब पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको नोट्स दे रखा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का विकास, तो और अभी तक आधुनिक इतिहास में किस प्रकार से शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो आप देखिएगा कि बिहार स्पेशल के भी नोट्स में है, और ऐसे भी हमने जब ग्रुप में डाला था व्हाट्सएप, तो उसमें भी अच्छे से हमने पूरा जो भी अभी तक कोठारी आयोग आया है या जो भी कमिटी वुड डिस्पैच हो, चाहे आपका मैकाले की शिक्षा नीति हो, सबको हमने आपको नोट्स में दे रखा है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में विशेष जोर क्या दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर। और चूंकि उस समय जब रिपोर्ट आया था तो मात्र 7% लोग ही भारत में शिक्षित थे, तो ये सोचने वाली बात थी।
तो यहां पर विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 ईस्वी में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई? तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट हुआ। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो ये याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता सबसे पहले इसकी स्थापना हुई। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी एक बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट, याद रखिएगा। और किसने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? यानी कोई भी प्रेस में कोई भी चीज छपने से पहले उसको अंग्रेज अधिकारियों को दिखाना पड़ता था, तो वो था आपका लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, जब तक वो प्रेस का एक कॉपी जो भी प्रिंट होना है, जो न्यूज़पेपर में जाना है, उसका एक कॉपी जब तक पहले पास नहीं होता था सेंसरशिप में, तब तक उसको कोई भी जो है मीडिया में प्रचार नहीं कर सकता था। ठीक है, या नहीं उसका समाचार के रूप में डाला जा सकता। तो ये लॉर्ड वेलेजली ने ही लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो आगे चल करके इसको लॉर्ड रिपन ने, जो ये लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसी को लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। तो ये याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका अति महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ये भी आपका क्या, एक प्रकार का पत्रिका ही है। ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो उसका नाम था द पूना सार्वजनिक सभा। भारतीय संघ, हाँ ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कांग्रेस से पहले की संस्थान है इंडियन एसोसिएशन, और इसी का आगे रूप चल करके आपका कांग्रेस में बदल जाता है। तो इंडियन एसोसिएशन याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका क्या नाम था? तो ये भी आपके नोट्स में हमने सर्वप्रथम यही लिखा था, जमींदारी एसोसिएशन 1838 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन 1885 में बंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट आप पढ़िएगा, उसको याद करके रखिए। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये गलत है, सुमेलित नहीं है बोल रहा है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, ये सही नहीं है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, और उसने कहा था कि यह जो है अल्पसंख्यकों के जनता के प्रतिनिधि, चूंकि शुरुआत में जो कांग्रेस में अभिजात वर्ग के लोग ही शामिल थे, जो बड़े पैसे वाले धनी मनी लोग थे वही सिर्फ शामिल होते थे, इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने यह बात बोला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो ये याद रखिए, अगर पूछेगा निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष या अंग्रेज कौन जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे निर्वाचित होकर के, तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद खान ने बोला था ये बात, कि जो कांग्रेस जो है ना ही लोगों के द्वारा है सोचा हुआ या योजनाबद्ध किया गया। और लाला लाजपत राय ने तो इसको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी दिया था, हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया था आपको ये सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदर उद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी कई बार पूछा। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ये आज गर्मी के वजह से ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है।
कोई बात नहीं, सीधा हो गया, ठीक है। आपको उल्टा करके देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो सिस्टम भी हैंग कर रहा है, ठीक है। अब लग रहा है एसी का नीड है अब हमारे क्लासरूम को, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे, ठीक है। एओ ह्यूम जिनका नाम था, आप लोग जानते ही हैं, एओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो ये याद रखना है, 72। कितने लिए थे? 72, ठीक है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? तो अभी यही जो असैनिक अधिकारी थे, ठीक है। तो एओ ह्यूम याद रखिएगा। उन्होंने मेजनी, गरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए भी रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। उनका नाम था लाला लाजपत राय। और ये मेजनी, ठीक है, मेजनी, गरिबाल्डी, ठीक है, जो आपका इटली के थे, ठीक है, काबूर, मेजनी, गरिबाल्डी, ये सब को अपना जो है गुरु मान करके लाला लाजपत राय ने ही माना था। तो ये याद रखिएगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये क्वेश्चन आपका 68 बीपीएससी में भी पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमने आपको इसलिए कलर कर दिया कि आप लोग को पढ़ने में आंसर पे ही आप फोकस कीजिए, बाद बाकी जब आपके एग्जाम में रहेगा तो आप आसानी से देखिए। एक्चुअली कहीं ना कहीं अब आपके लिए तो हमने ऑनलाइन टेस्ट डाल ही रखा है, तो आप वहां पे आप अपना अच्छे से टेस्ट दे लिया कीजिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, चूंकि बहुत लोग आमने सामने खोजते हैं, ठीक है, तो आप ही के डिमांड जो कुछ लोग कहते हैं उसी के हिसाब से काम किया जा रहा है। बाकी आपको सहूलियत होता है कि जब हम कलर किए रहते हैं तो आप आसानी से उसका आंसर, क्योंकि बहुत लोग कम दिमाग का यूज करना चाहते हैं। प्रोसेस तो है कि आप पहले उसको बनाइए, फिर आंसर टिक कीजिए, फिर मिलाइए, ठीक है। लेकिन अब जो नोट्स बन गया है और हमने थ्योरी अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमान से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो उनका नाम था शौकत अली। निम्न में से कौन सा एक भारतीय कांग्रेस कभी संबंध नहीं रहे? हकीम अजमुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद, फिरोज शाह मेहता। तो सर सैयद अहमद खान कभी इसमें सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बन पाए। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? तो प्रेम सहगल है, शाहनवाज भी हैं, भगत सिंह उससे संबंधित नहीं है। तेजी से मैं कवर कर देता हूं इसको। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में ही गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मुंबई से करो या मरो का नारा दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, अगर पूछे कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब एनी बेसेंट बोलना है, नहीं तो आपको क्या बोलना है? सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू अगर भारतीय महिला पूछे तब। हाँ, अगर भारतीय पूछे तो आपको सरोजनी नायडू बोलना। ऐसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार दे देगा प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला लिख दे तो याद रखिएगा भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। अगर ऐसे पूछे तो ये आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए पूछ ही दिया, सरोजनी नायडू भारतीय थी। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा? तो वो अधिवेशन था लखनऊ का अधिवेशन 1916। किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे अभिलाषा है कि मैं इसको मरते हुए समाप्त होने में सहयोग करूं? तो उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, जिसके सामने में समय में ही बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस के अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, हाँ, तो ये आपका हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। अति महत्वपूर्ण है।
भारतीय के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय, हाँ ये महात्मा गांधी बोले थे कि जब भारत आजाद हो जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, और इन्होंने कांग्रेस से पद त्याग भी दे दिया था। ठीक है, ये लास्ट में कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये कांग्रेस से इस्तीफा भी ले लिया था महात्मा गांधी, तो ये याद रखिएगा। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी गए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, या जिनमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ऐसे अध्यक्षता पूछे तो आपको बोलना है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था 1924 वाला। तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी गए थे, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें गांधी जी गए थे, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन, ये अति महत्वपूर्ण है। हरिपुर अधिवेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। यहाँ पर निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो अबुल कलाम आजाद, ये याद रखिएगा आप लोग। गांधी जी का यह कथन कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, किसके बारे में बोला था? तो हमने पिछले क्लास में जब पढ़ाया था जब आपको, तो क्रिप्स मिशन के बारे में ही गांधी जी ने बोला था कि यह जो है ऐसा चेक है, आगे की तारीख पोस्ट डेटेड चेक है जिसका कि बैंक ही नष्ट होने वाला है। किसके बारे में बोला था? तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके बारे में। ठीक है, जनगण मन पहली बार, ये याद रखिएगा, 1911 में गाया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ही, और किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये याद रखिएगा 1911 में जनगण मन अधिनायक जो आपका राष्ट्रगान है वो 1911 में पहली बार गाया गया था। कहां पे? तो कलकत्ता अधिवेशन में। अति महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव ने चेरियार ने किया था? तो याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ है। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने किया था। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी। अहमदाबाद किसान और मजदूर आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, खेरा आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था। भारत में, हाँ ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुका है, व्यापार यूनियन या ट्रेड यूनियन जो था, भारतीय ट्रेड यूनियन जो संघ है, व्यापार संघ है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता भी लाला लाजपत राय ने ही किया था। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी। तो ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानपुर में ही 1925 ईस्वी में आपका कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, और यहाँ पे जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा है तो खास करके जो साम्यवादी नेता थे उन्हीं के खिलाफ था। ठीक है, और 1920 में मॉस्को में जो है आपका कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, और 1925 में इंडिया में हुआ था, ये याद रखिएगा। और भारत के प्रथम कम्युनिस्ट नेता कौन थे? तो एम.एन. रॉय, मनवेंद्रनाथ रॉय, ये भी याद रखिएगा आपने। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए अब नाम आ ही गया, जिनकी चर्चा कर रहे थे, एम.एन. रॉय, मनवेंद्रनाथ रॉय। ठीक है, इन्होंने बनाया था कौन सा पार्टी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये रूस मॉस्को जाकर के, ठीक है, वहां जाकर के इन्होंने साम्यवादी पार्टी में जो है समाजवाद के लिए जुड़े थे, और वह वर्ग संघर्ष की बात करता है। तो सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम था। बहुत ज्यादा गर्मी आजकल पड़ रही है थोड़ा सा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों लौटाया था? तो आपको पता ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भारी नरसंहार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जनरल ओडायर के द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिसमें हजारों लोग उसमें मारे गए थे, तो इससे प्रभावित होकर के जो है इन्होंने
रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड की उपाधि शायद मिला था इनको, ठीक है, वो इन्होंने दे दिया था अंग्रेजों को, अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सरशंकर नैयर। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो ये यहां पर याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हाँ, तो हंटर आयोग जो है इसी के जांच के लिए किया गया था, जालियांवाला बाग का ही, और उसमें आगे चल करके हुआ कुछ नहीं, और जो है जनरल ओडायर को जो है वहां पे ब्रिटिश संसद में वहां पर प्रोत्साहन किया गया और उनको अवार्ड दिया गया था कि इन्होंने सही काम किया। ठीक है, तो ये हंटर आयोग जो गठित हुआ था वो जालियांवाला बाग के ही जांच करने के लिए गठित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो ये भी बचा नहीं, और इसको जाकर के ब्रिटेन में जाके, लंदन में जाकर के उद्धव सिंह ने उसको टपका डाला, मार डाला। ठीक है, तो ये है भारतीय क्रांतिकारी। ठीक है, बदला ले लिया। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो गांधी जी को ही सौंपा गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता आपको पता ही होगा, जो अली, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, अली बंधु जिनको कहा जाता है, उन्होंने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया था। खास करके प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, यानी उसके प्रतिष्ठा में कमी आई थी, तो भारतीय मुसलमानों ने भी यहाँ पर खिलाफत करना अंग्रेजों का शुरू किया था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायी कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने गांधी जी को हिदायत दिया था कि आप मुस्लिम धार्मिक नेताओं को या उनके अनुयायियों को के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। यह बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। खत्म हो गया क्या? इतना ही था? 118 क्वेश्चन ही था क्या? ये कंप्लीट हो गया, 118 क्वेश्चन का ही सेट था ये। अब हम लोग SCRT का जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग किए भी होंगे। ये आपका जो हिस्ट्री सेक्शन जो आपका एस्टेट हुआ था 2019 में, उसी का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ से किया जा सकता है फिलहाल, क्योंकि जो टॉपिक हो गया है वही आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए, अब है पहला क्वेश्चन 147 में, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, तो लाला हरदयाल। इसके बारे में भी हमने बताया था, लाला हरदयाल ने 1913 में आपका इसकी स्थापना किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ये SCRT जो स्टेट का जो बुक है आपके बिहार में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर देख लीजिए। हो सकता है अगर SCRT से क्वेश्चन सेट करेगा, हो सकता है तो 2-4-5 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ये सब आप लोग को पता है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सितंबर 1920 में दिया गया था गांधी जी के द्वारा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया, 1920 में। और किसके समर्थन में? तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? और तो 1930 में हुआ था, साबरमती के आश्रम से दांडी यात्रा, जो नमक सत्याग्रह जो है वहीं पर, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1930 में दांडी यात्रा करके, दांडी में जो उन्होंने नमक कानून तोड़ा, और फिर वहीं से जो है आपका
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गया था। ये सब हमने अच्छे से बता रखा है आपको। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष, तो 1929 में पंडित नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज की मांग को रखा था। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब एससीईआरटी के ही बुक का है ऑब्जेक्टिव, जो आपका स्टेट ऑब्जेक्टिव है, स्टेट का जो बुक चलता है 9th-10th का, तो उसके ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और यही के बारे में बार बार लोग बोलते हैं एससीईआरटी एससीईआरटी। तो देखिए एससीईआरटी हो चाहे एनसीईआरटी हो, सबका क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, कहीं कोई अलग नहीं रहता है। हाँ, कैलेंडर बताएंगे। अभी रीजनिंग कंप्लीट हो गया है क्या? अभी तो बहुत सारा चीज नहीं पढ़ा है रीजनिंग में। कैलेंडर नहीं पढ़ाए हैं, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाए हैं, नन वर्बल के बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, अभी खत्म थोड़ी हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बताए हैं, बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, केवल कैलेंडर थोड़ा ही बचा हुआ है। ठीक है, तो टाइम से होगा, घबराइए नहीं, 1 by 1 करके पढ़ाएंगे। इकट्ठे एक दिन कहिए तो एक दिन आके रीजनिंग सबसे पहले कंप्लीट करा दें। कई लोग बोल रहे थे सर जो चैप्टर पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट पहले वही कंप्लीट कर दीजिए, तो वो और आसान बात है लगातार, लेकिन बोर हो जाइएगा एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़ते पढ़ते, ये भी बात है। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। अगर मेरे हिसाब से चलिएगा तो जैसे चल रहे हैं आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, घबराइए नहीं। आपके हिसाब से चलने लगेंगे तो सबके हिसाब से हमको चलना नहीं, मुश्किल हो पाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस, तो ये याद रखिएगा 1925 में ही कम्युनिस्ट की भी स्थापना हुई है और आरएसएस की भी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसने किया था? हेड गवार, ये याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपाधि, जो सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाओं ने दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है इनको सरदार की उपाधि जो है मिला था। ठीक है, तो बारदोली में ही बारदोली किसान आंदोलन जब हुआ था तो वहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को। तो याद रखिएगा, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं आयरन मैन, इन्होंने ही हैदराबाद जैसी रियासत को भारत में मिलाने में सफलता हासिल की थी। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटने का मतलब यहाँ पे है जो वेद के वैसे पाठ, ये नहीं है कि उसके कर्मकांड की तरफ लौटने की बात कर रहे थे ये लोग। ठीक है, तो वेद की जो अच्छाइयां थी, जो आपका वैदिक सभ्यता जो था ऋग्वैदिक काल, उसमें जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, उसकी जो विशेषताएं, उस और लौटने को बोलते हैं। ठीक है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, एम.एन. रॉय। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ताशकंद में, वो पहले हो चुका था एम.एन. रॉय, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो बाद में 1925 में हुआ। अली, और वो कानपुर में हुआ था। अली गुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? अति महत्वपूर्ण है, केरल में, केरल के तटीय भाग में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आबादी मुस्लिमों की थी और यहाँ का शासक हिंदू था, जिस कारण से मुस्लिम जो किसान थे उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया था। तो मोपला विद्रोह अति महत्वपूर्ण है, अली गुसलियार ने इसका विद्रोह किया था। निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा गया है? खान बहादुर। तो इसको ये खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा गया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम का गांधी, यानी इनका भी जो नेचर था गांधी के ही तरह था। तो जो उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने गांधी की वादी ही विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया था, तो इनको सीमांत गांधी भी कहा गया है। किसको? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। चंपारण विद्रोह आपको पता ही है, 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? खास करके तिनकठिया पद्धति के विरोध में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व? तो आपको पता ही है 1909 का जो आपका क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको क्या कहा गया है? मुसलमानों के लिए पृथक, या यहाँ पर सांप्रदायिक पंचांग भी इसको कहा गया है। तो ये याद रखिएगा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग को अच्छे से पता है। देखिए ये एससीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके स्टेट का जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपका स्टेट का बुक है और हमने आंसर आपको लगा दिया। तो आप तेजी से देखिए, अब चूंकि आपने थ्योरी समझ रखा है और आपको और आपके प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ऑलरेडी लिंक दे रखा है ऑनलाइन टेस्ट का,
तो बस अब जो भी क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर देख लीजिए, उससे आपके अंदर क्या होगा, अगर इस तरह के प्रश्न अगर 10% भी आ गए, 20% भी आ गए, तो आपको आंसर पता रहेगा, आप तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, तो कई कई लोग दिमाग पे कम जोर देना चाहते हैं और उनकी संख्या ज्यादा है। जो लोग दिमाग पे कम जोर देना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो लोग केवल ऑब्जेक्टिव ही खोजते हैं, किधर ऑब्जेक्टिव मिल जाए आंसर सहित, और सामने में आंसर हो, पीछे में भी नहीं होना चाहिए, सामने में हो कि केवल क्वेश्चन पढ़े आंसर देखे, क्वेश्चन पढ़े आंसर देखे। इसलिए हमने इसको लास्ट में लाया, पहले हम जानबूझ करके नहीं दे रहे थे, नहीं तो अगर आप ये पढ़ लेते तो फिर आप थ्योरी नहीं समझ पाते, थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देते, आप तो सोचते रट लेते हैं, और रट्टा यहाँ पे लगाइएगा तो बीपीएससी में पास नहीं कीजिएगा, ये तो गारंटी है। बीपीएससी में रट्टा मार के आप पास नहीं कर पाइए। आप क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही होगा कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो WC व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, भारतीय अगर कांग्रेस की स्थापना पूछे किसने की थी, तो आपको बोलना एओ ह्यूम। अगर पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इनको बोलते हैं। तो ये पहले 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर पूछे संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 ईस्वी में। ठीक है, पहुंचा था, देखिए बना था 1927 में ही, लेकिन भारत पहुंचा था 1928 में। अगर पूछे साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में, और भारत कब पहुंचा, तो 1928 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करा देता है कई बार, इसलिए हमने चर्चा कर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1928 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता, ये तो हमने बताया था 1931 ईस्वी में। इसी के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाता है। गांधी किस गोलमेज सम्मेलन, मात्र द्वितीय, जो 1931 में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1934 ईस्वी में। ठीक, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहां की गई थी, तो ये याद रखिएगा, जर्मनी में। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा तो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। 3 कट्ठिया आपको पता ही है, प्रणाली किसानों पे लागू किया गया था, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर पूछे कि बापू की उपाधि किसने दी थी, तो ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर को बापू की उपाधि किसने दी थी, तो सिंगापुर से ही भाषण में उन्होंने देश पिता, राष्ट्रपिता बोला था महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए। तो बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, ये याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद, तो 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड, जिसमें कि 22 अंग्रेज अधिकारियों को जिंदा जला दिया गया था। इधर गया, तो इसको होने के बाद, चौरी चौरा कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महेंद्र प्रताप को ने जो है एक अस्थायी समानांतर सरकार की गठन किया था। कहां पे, काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान में। ताना भगत आंदोलन तो किस आदिवासियों के बीच में, तो ओराव। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई, तो आगे चल करके मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्ति कर दिया था 1924 ईस्वी में। तुर्की, मुस्तफा कमाल पाशा आपने पढ़ा होगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में, किसके शासनकाल में, तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे, वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे, तो 1915 ईस्वी में। ठीक है, और गए कब थे, तो 1893 में। दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, 1893 में। आए कब थे, 1915 में। 1916 में भारत भ्रमण किया,
फिर 1917 से वो, और कब आए थे तो 9 जनवरी 1915 को, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया, तो ये याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, एम एन राय के द्वारा किया गया था। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की संस्थापना कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था, तो 6 अप्रैल, 24 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे, और फिर दांडी में ही नमक, एक मुट्ठी नमक उठा करके जो है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून को तोड़ा था। तो ये याद रखिएगा 6 अप्रैल, टोटल 24 दिन की यात्रा किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, उन महात्मा गांधी का ही नाम है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अलीगढ़ आंदोलन, तो सैयद अहमद खान, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी, स्वराज दल। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो भी इन्होंने ही बोला है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो आर्य समाज अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, तो ये याद रखिएगा किस तिथि को, तो वह तिथि था 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, तो 12 मार्च, गांधी जी ने दांडी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, हाँ शुरुआत हुआ था, 6 अप्रैल को पहुंचा, तभी तो 24 दिन लगे, ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, हंटर आयोग, अभी तुरंत हमने बताया था हंटर आयोग, तो यहाँ पे हंटर समिति लिखा गया है, तो वही आंसर हो गया, हंटर समिति। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ मतलब किस काल से किया था, तो दांडी यात्रा के द्वारा, ठीक है। साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे, और वहीं पे जाके नमक कानून तोड़ा, कितने तारीख को, 6 अप्रैल को, और वहीं से सविनय अवज्ञा शुरुआत हुआ था। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, तो लीटन ने, याद रखिएगा आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, लीटन ने, कि कोई भी भारतीय आपका आर्म्स नहीं रख सकते हैं, हथियार नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचांग किसको कहा जाता है, 1909 के अधिनियम को, यही क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि, ठीक है, क्यों अंग्रेजों ने विघोषित किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए, ठीक है। बाद में इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि को दे दिया था, इसलिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए ये भी अब खत्म ही होने पर है। पूना समझौता किनके मध्य हुआ था, तो ये तो आप 1932 में जानते ही, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसलिए हमने एससीईआरटी को डायरेक्ट करवा दिया कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होंगे तो इसी में से 2-4 क्वेश्चन आपको लग जाएगा डायरेक्ट भी। अगर एससीईआरटी बार बार जिक्र हो रहा है तो हो सकता है एससीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर उठाएगा बीपीएससी तो हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एससीईआरटी के ही ऑब्जेक्टिव है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, ये याद रखना है आपको। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था फिर दोबारा, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 1905। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, तो ये याद रखिए 1931 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवादी चरण, आपके एससीईआरटी क्वेश्चन का भी हमने सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया जो आपके 9th-10th के बुक में अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हमने राष्ट्रीय आंदोलन ही करवाए हैं, बाकी एससीईआरटी के बुक में आपके विश्व इतिहास के भी सारे टॉपिक हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है।
तो ये हमने इसलिए थ्रोली आपको करा दिया कि हो सकता है कि डायरेक्ट एससीईआरटी के क्वेश्चन अगर या यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उम्मीद करते हैं आ ही जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे आधारित कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको निश्चित तौर पे जो आज पढ़ाए हैं वहां से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बशर्ते इसके नोट्स को बार बार पढ़ेंगे और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।